नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित के अध्याय 6 में समीकरण तथा सर्वसमीकरण का अर्थ समझेंगे। इन्हें हल करना नहीं, केवल इनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि समीकरण क्या होता है और सर्वसमीकरण किसे कहते हैं। इनकी परिभाषा देखिए, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो समीकरण कहलाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है, दूसरा दायां पक्ष होता है। इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है। बराबर के इधर बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। ठीक, एक बायां पक्ष होता है और दूसरा दायां चिन्ह से अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हो, बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हम लोग जब इन्हें हल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये आपस में किस प्रकार के संबंध रखते हैं। ठीक, चलिए एक हम समीकरण लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। एक समीकरण हम ले लें, 5x² इक्वल टू x² प्लस 1। ठीक, 5x² इक्वल टू x² प्लस 1, यह हमारा एक समीकरण है। अब कि ये बराबर है और बराबर के इधर 5x के तरफ बायां पक्ष है और x² प्लस 1 के तरफ दाहिना पक्ष। ठीक, तो इसमें एक अज्ञात राशि है आपकी x एक अज्ञात राशि है। इसी अज्ञात राशि का मान हम ज्ञात करते हैं। जब ये अज्ञात राशि का मान ज्ञात हो जाता है तो उस राशि को हम लोग इस पूरे समीकरण में रख देते हैं, तो यह x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक, तो इसे हल करके आप निकाल सकते हैं। जैसे हल करें इसे तो आपको मिल जाएगा, ये देखिए बाएं तरफ में 5x² है, दाहिने तरफ में x² है। जब इसको दाएं से बाएं लाया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा, इधर प्लस है तो ये -x² बचा दाहिने तरफ 1। अब 5x² को x² में घटा दीजिए, मिल जाएगा 4x² इक्वल टू 1। ये मिल जाएगा x² इक्वल टू 1/4। फिर x² नहीं, हमको x का मान चाहिए, तो x² इधर वर्ग में है, बाएं में दाहिने पक्ष में जाएगा तो यह वर्गमूल बन जाएगा 1/4 का। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 ही मिलेगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 मिलेगा। ये 2 घात में है, इसलिए इसका जो मान आएगा प्लस माइनस, यानी कि x का 2 मान आएगा, एक +1/2 और दूसरा -1/2। बात समझ आया? तो ये जो मान है यदि हम इसमें रखते हैं x के मान, तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। इनको हम इस संबंध को समीकरण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं समीकरण प्रकार। समीकरण का जो प्रकार है, कई प्रकार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको उनको हम बहुघाती में, जो बहुत सारे प्रकार हैं बहुघाती में हम समाहित कर देंगे। लेकिन पहले आप देखिए एक एक करके। पहला है सरल समीकरण या रेखीय समीकरण। सरल समीकरण या रेखीय समीकरण क्या है? यह किसे कहते हैं हम सरल समीकरण? तो ऐसा समीकरण जिसमें घात 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? सरल समीकरण कहेंगे। ठीक है, जिसमें घात क्या हो? 1 हो। जैसे 3x + 1 इक्वल टू 4, 5x + 6 इक्वल टू 0। कुछ भी, यह आपका क्या है? घात। इस समीकरण में यहां पर घात क्या है? 1 है। जब किसी समीकरण का घात आपका 1 होगा तो उसे हम कहेंगे रेखीय समीकरण या सरल समीकरण। ठीक,
अब आती है बात द्विघात समीकरण की। द्विघात अथवा वर्ग समीकरण। दो घात अथवा वर्ग समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण अथवा वर्ग समीकरण कहेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यह एक समीकरण है, देख रहे हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसमें हमारा घात जो है वह 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसको हम कहेंगे यह द्विघातीय समीकरण। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे समीकरण होते हैं द्विघात समीकरण। अब बात आती है अब तीसरा नंबर त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं? तो तीन घातीय समीकरण उन्हें कहेंगे जिसमें घात क्या हो? 3 हो। जैसे x पर घाते 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यह हमारा क्या है? त्रिघाती समीकरण है। ये भी लिख सकते हैं x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू -9। कुछ भी जो भी हो वह हमारा क्या है? समीकरण होगा। दो पक्ष होने चाहिए, एक बायां पक्ष हो दूसरा दाहिना पक्ष हो, बीच में बराबर है तो बायां पक्ष और दाएं पक्ष से अलग किया हुआ भाग वह हमारा क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो हम इसे कहेंगे त्रिघातीय समीकरण। ठीक, अब चौथा जो है हम लोग देखेंगे कि ये 4 नंबर बहुघाती या n घाती समीकरण किसे कहेंगे? बहुघाती मतलब जिसमें बहुत घात हो, जो भी है x पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, x पावर 9 प्लस 6 x पावर 7 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, x पावर 15 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। कुछ भी हो, यानी कि उसकी घात चाहे जितनी हो, हम उसको n घाती या बहुघाती समीकरण में रखते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के समीकरण होते हैं। एक सरल समीकरण जिसकी घात क्या होती है? 1 होती है, ऐसे समीकरणों को हम लोग कहते हैं रेखीय समीकरण। द्विघाती समीकरण या वर्ग समीकरण जिसकी घात क्या हो? 2 हो, जैसे x स्क्वायर 5 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघाती समीकरण है। त्रिघाती समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें घात 3 हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? त्रिघाती समीकरण कह देंगे। बहुघाती समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी घात 3 से अधिक हो, 4, 5, 6 या कुछ भी, वह हमारा क्या होगा? बहुघाती समीकरण होगा। ठीक, हम लोगों ने समीकरण के प्रकार देखे जिसमें n घाती समीकरण भी था। तो n घाती समीकरण को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं a1x पावर n प्लस माइनस a2x पावर n माइनस 1 प्लस माइनस a3x पावर n माइनस 2 प्लस माइनस सो ऑन ऐसे 0। ठीक है, तो ये आपका n घातीय समीकरण कहलाता है जिसकी घात कुछ भी, इसमें से कोई भी घात बीच में हो ना हो, वह हमारा क्या? जैसे मान लीजिए
आपके पास 3x पावर 5 प्लस 6x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर ये दिया है तो भी हमारा ये क्या है, n घातीय समीकरण होगा। यहाँ पर 5 घात है, 4 घात है, 2 घात है, 3 बीच में नहीं है तो कोई बात नहीं है। ऐसे समीकरणों में कहीं बीच में कोई घात, यानी ऐसे समीकरणों में घात घटते हुए भी क्रम में हो सकती है या बीच में कोई घात छूट भी सकती है, वैसे उन्हें हम कहेंगे n घातीय समीकरण। ठीक है। अब बात आती है सर्वसमीका। सर्वसमीका किसे कहेंगे? चर राशि में ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्ष बराबर हों सर्वसमीका कहलाता है। हो तो समीकरण ही, किंतु उसके दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। उन्हीं समीकरणों को हम लोग सर्वसमीका कहेंगे। अगर उसके बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं होगा तो वह सर्वसमीका नहीं कहलाएगी। ठीक है। सर्वसमीका के लिए जरूरी है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या हो, बराबर हों। ओके। जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो इन्हें हम कहेंगे कि यह दिया गया समीकरण या मान सर्वसमीका है। यदि बायां और दायां पक्ष किसी समीकरण के बराबर नहीं है तो वह सर्वसमीका नहीं होगा। अंतर यही है समीकरण और सर्वसमीका में कि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, किंतु सर्वसमीका के दोनों पक्ष बराबर होंगे ही, यह सत्य है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं तो उन्हें हम सर्वसमीका नहीं कहेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। सर्वसमीका वही कहलाएगी, वही समीकरण कहलाएगा जिनके बायां और दायां पक्ष आपस में बराबर होंगे। ठीक। हम कहें x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। इसके देख रहे हैं दो पक्ष दिए हुए हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। यदि ये दोनों मान बराबर हैं, x का कुछ भी मान ले लें, जैसे x इक्वल टू हम लेते हैं 2, x का कुछ भी मान ले लें, यदि बाएं और दाहिने पक्ष दोनों में x का वैल्यू पुटअप कर दें तो दोनों मान बराबर आए तो हम कहेंगे सर्वसमीका है, नहीं तो फिर वह समीकरण होगा। तो सर्वसमीका के दोनों पक्षों का मान आपस में बराबर होता है। हम x इक्वल टू 2 लेते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, देखेंगे कि यदि ये बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे सर्वसमीका, बराबर नहीं आते हैं तो उन्हें कहेंगे समीकरण। तो वैसे ये तो समीकरण है ही, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका के लिए हमारा दोनों ऐसा मान समीकरण के कि जिनके दोनों पक्ष आपस में बराबर हों। तो x इक्वल टू जहां जहां x मिले आपको वहां वहां 2 रख दीजिए। देखिए बराबर आता है 2, x की जगह हम 2 रखा, प्लस 2 पहले से है का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इंटू 2। ये हल करें, 2 में 2 को जोड़ दिया तो 4, 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया तो 4, ये आपका 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 इक्वल टू ये हो गया 4, 4 4 और 8, 4 4 8 8 8 16, तो आपके मिल जाते हैं 16। तो 16 बराबर क्या है 16। यह
दोनों पक्ष बराबर हो गए। जब दोनों पक्ष बराबर है तो इसे हम कहेंगे कि यह हमारा दिया गया समीकरण सर्वसमीका है। अगर ये बराबर ना होता तो सर्वसमीका ना होती। तो बात समझ में आया, सर्वसमीका और समीकरण। ठीक है, तो एक बात आप लोग याद रख लीजिए अच्छे से कि जो समीकरण है उसमें भी बराबर का चिन्ह होगा और बायां दायां पक्ष होगा। सर्वसमीका में भी बराबर होगा और बायां दायां पक्ष होगा। अंतर क्या है सर्वसमीका और समीकरण में कि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो भी सकते हैं, और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो यह एक समीकरण है। लेकिन सर्वसमीका के दोनों पक्ष बराबर होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि जिनके समीकरण के दोनों पक्ष बराबर नहीं है वह सर्वसमीका नहीं हो सकती है। यही अंतर है सिर्फ। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी। हम आशा करते हैं कि इस अध्याय को आसानी से समझ लेंगे। केवल दो ही बात है, एक समीकरण और सर्वसमीका। यही अगर आपको पता है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे तो वह सर्वसमीका हो जाएगी, और दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं होंगे तो वह समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण और सर्वसमीका। ठीक है, तो इसको करिए, आगे पढ़ें। इसको हल करने का तरीका आगे आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला अध्याय हम लोग देखते हैं। ठीक है।